हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज देखिए, आज हम सेल चैप्टर का पार्ट 3 कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखिए यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ER, पहला पॉइंट ध्यान रखना, ER जो है वो स्केलेटल ऑफ द सेल कहलाता है। पहले यहाँ से समझो आप। देखो, हमारी जो पूरी बॉडी होती है, हमारी पूरी बॉडी में जो बोन्स हैं, जो हड्डियों का ढांचा है, वो पूरी हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर मान लो अगर हमारी बॉडी से हड्डी को सारे को बाहर निकाल दो तो हमारी सारी बॉडी क्या हो जाएगी, एकदम से कोलैप्स कर जाएगी। बात समझ आ गई नहीं आ गई? इसी तरीके से सेल्स के अंदर जो बोन्स एक तरह से स्केलेटल का जो काम करता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसलिए पहला पॉइंट मैंने आपको यही बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सेल का स्केलेटल होता है, इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंटरनल सपोर्ट। अब दूसरा पॉइंट समझिए आप, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका जो एक एंड होता है वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, जैसे न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, और इसका जो अदर एंड है वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो इसका एक एंड न्यूक्लियस से, दूसरा एंड सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने वाला हमारा कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो स्केलेटल हो गया, दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कौन करेगा? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द वन सेल टू अनदर सेल। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं न्यूक्लियर और लिखे दे रहा हूँ, न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिकुलम, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस का मतलब यहाँ पे स्मूथ है, ध्यान रखना, और जो आर है, आर का मतलब यहाँ पे रफ है, मतलब इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो होता क्या, देखो स्मूथ और रफ कोई अलग चीज नहीं है, ऐसे समझो ये पूरा का पूरा एक ER है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जहां जहां पर ये डॉटेड मैंने आपको करके शो कर रखे हैं ना, जहां जहां तक ये डॉटेड है उतना पार्ट आपका रफ कहलाएगा, और जहां पे ये डॉटेड नहीं है वो आपका स्मूथ कहलाएगा। ये जो डॉटेड हैं इसको हम राइबोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इतनी बात समझा गई? ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। पहले SCR का फंक्शन समझ लो। देखो SCR जो है वो दो चीजों को प्रोड्यूस करता है मेनली, एक तो लिपिड और दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन। लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन। लिपिड के अंदर ग्लाइकोलिपिड आता है, फॉस्फोलिपिड आता है और कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है। लिपिड का, अगर आपसे कोई पूछे लिपिड का मेन फंक्शन क्या है, लिपिड जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, या कहा जाए जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उन सभी मेम्ब्रेन्स को बनाने वाला कौन होता है? लिपिड होता है। और लिपिड को कौन प्रोड्यूस करता है? SCR प्रोड्यूस करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, मतलब मेल और फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सारे चेंजेस आते हैं, उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाला भी कौन होता है? SCR होता है। दो पॉइंट समझ आ गए। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, हमारा जो लीवर होता है, लीवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, SCR। SCR क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यह है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हमारे लीवर तक आता है तो लीवर की जो ये लीवर में जो SCR प्रेजेंट है वो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई कर देगा, उसके जहर को खत्म कर देगा। ये SCR का फंक्शन हो गया। एक तो लिपिड और दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में कौन काम करता है? लिपिड। और लिपिड को कौन बनाता है? SCR। समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से बात। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, RER पे। RER का देखो क्या फंक्शन होता है। मैंने आपको बताया कि RER वो पार्ट होता है जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो RER का फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ध्यान रखना, प्रोटीन को बनाने वाला कौन होता है? RER। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करूं, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन तो बनाता ही नहीं है, इसके ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट हैं, राइबोसोम प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ER पर
जो राइबोसोम अटैच हैं, जिसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन को बनाता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, आरईआर का यही फंक्शन है। दूसरा एक पॉइंट मैं यहीं पे आपको राइबोसोम के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ से समझ लेना। राइबोसोम जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। इस डाइजेस्टिव एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये जो राइबोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, ये चला जाएगा ईआर के, जो आरईआर है ना, इसका जो ल्यूमन है, मतलब आरईआर के अंदर चला जाएगा। आरईआर क्या करेगा? इस डाइजेस्टिव एंजाइम को ट्रांसपोर्ट कर देगा गोल्जी बॉडी को। किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा? गोल्जी बॉडी को। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या करेंगी? जो डाइजेस्टिव एंजाइम आया है उसको स्टोर करेंगी और उनको पैकेजिंग करेंगी। किसके अंदर? वेसिकल्स के अंदर। और फिर गोल्जी बॉडी उनको रिलीज कर देगी। तो ये जो वेसिकल निकल कर आता है, इसी का नाम होता है लाइसोसोम, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? तो जब लाइसोसोम पढ़ेंगे तो समझेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। अभी आपको ये फंक्शन ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से दो फंक्शन आपको समझ जाने हैं। एक तो मैंने आरईआर का भी फंक्शन बता दिया, और आरईआर के साथ मैंने राइबोसोम का भी फंक्शन बता दिया है कि राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन को बनाते हैं। आरईआर कहा जाए या राइबोसोम को, बात एक ही है। तो पहला हमारा जो सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। ठीक है ना? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड हमारा सेल ऑर्गेनल्स है वैक्यूल्स। क्या है हमारा? वैक्यूल्स। देखिए यहाँ पे जो वैक्यूल्स होता है, इसमें फ्लूइड या सॉलिड, फ्लूइड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, जिससे भरा हुआ होता है। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स जो हमारे प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। पहले समझते हैं कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं, बाद में देखते हैं क्या है ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्या होता है? स्मॉल। और ये टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होते हैं। इनका फंक्शन होता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और वाटर को स्टोर करना। पहला पॉइंट ये हो गया आपका कि एनिमल्स के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं। उनका जो फंक्शन होता है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और वाटर, इन सभी चीज़ों को स्टोर करना। वहीं पर अगर हम बात करें प्लांट की, प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं कि प्लांट का करीब 50 to 90% जो मतलब प्लांट सेल के अंदर 50 से लेकर 90% तक के स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं और बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स को कॉर्नर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। मेरी बात समझा गई? मतलब प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। ये वैक्यूल जो होता है 50 से 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पर ये परमानेंट होते हैं, ध्यान रखना, ये टेम्परेरी नहीं होते, परमानेंट होते हैं। ठीक है ना? और ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी और रिजिडिटी को। ध्यान रखना, जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स प्लांट के अंदर टर्जिडिटी और रिजिडिटी, मतलब उसको मजबूती भी प्रोवाइड करते हैं, और टर्जिडिटी का मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर कर लेते हैं, उसको स्वेल अप होने देते हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ये क्या करता है? जो वैक्यूल होते हैं स्टोर सेल शेप। सेल शेप के अंदर क्या है, मतलब ध्यान दो, ये मैंने एक वैक्यूल की स्ट्रक्चर बनाई है। अगर मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रक्चर बनाऊँ, इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। आपकी वैक्यूल की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है? ये वैक्यूल हो गया आपका। ठीक है? इस वैक्यूल की जो ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है ना, ये जो मेम्ब्रेन है इस वैक्यूल की, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और इसके अंदर का जो स्पेस होता है जिसके अंदर सब कुछ फिलअप होता है, उसको बोलते हैं सेल शेप। ठीक है? ये दोनों चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं? हमारी वैक्यूल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? हमारी वैक्यूल्स। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? ठीक है? तो इस सेल शेप के अंदर आपका अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, वाटर, ये सारी चीजें इसी के अंदर क्या होती है? स्टोर होती हैं। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? इसी को हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहा जाता है। सिंपल सी बात है। आप ध्यान रखना, दोनों के बीच में डिफरेंस भी याद रख लेना कि जो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 50 से 90% तक ऑक्यूपाई कर लेता है, ये परमानेंट होते हैं। इसमें ये टेम्परेरी होते हैं। यहाँ पे इनका स्टोर करने का काम होता है, ये स्टोर करता है और साथ में साथ प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, मतलब रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है और टर्जिडिटी, मजबूती प्रोवाइड करता है, और साथ में एक वॉल्यूम, एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सके या और सब्सटेंस को स्टोर कर सके। ठीक है? एक बात ध्यान रखना, जो वैक्यूल्स होते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटरी सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऑस्मो रेगुलेटरी सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं प्रोटोजोआ के अंदर, और ये मेंटेन क्या करते हैं? वाटर बैलेंस। ऑस्मो रेगुलेटरी का मतलब ये है वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको।